नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आरबीआई ने नए फाइनेंशियल ईयर की दूसरी एमपीसी की मीटिंग में जो है रेट्स को जो है अनचेंज्ड रखा है। अब कितने पर है रेपो रेट, इसके अलावा क्या फैक्टर्स जो हैं उनको गिनाए हैं, कहां डरने की बात है, इसके अलावा हमारे और आपके सरोकार की बात, क्या लोन्स महंगे होंगे या नहीं, क्या है वास्तु स्थिति, एफडी का क्या होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, ओवर टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग। हम गुड लोग जो मॉर्निंग ऐसा विशाल। सोच भी रहे थे सर कि बिल्कुल। लगता है कि रेट्स जो है अनचेंज्ड ही रहेंगे, क्योंकि एक खबर जो हम लोगों ने मनी सेंटर में डिस्कस की थी सर कि जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हड़बड़ाइए मत, तुरंत जो हुँ, टेम्पररी जिस वजह से जो सिचुएशंस बिगड़ते हुए बिल्कुल, नजर आ रही हैं उसको देखकर कोई फैसला ना लीजिए, और हुआ भी हूबहू वैसा ही सर। बिल्कुल। आरबीआई ने भी जो है रेट्स को जो है अनचेंज्ड रखा। क्या आउटकम्स आए हैं, क्या बड़ी बड़ी मुख्य बातें हैं, आप समझाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात और आम लोगों के लिए और पूरे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर सबके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है इस आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी की जो आउटकम है कि रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है। रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जैसा आप कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक से ठीक पहले एक तरह से सलाह या एक तरह से एडवाइस जो थी वो ये थी कि आप जब तक सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स आना शुरू नहीं होते हैं, जी। तब तक आप रेट्स को होल्ड कीजिए। देखिए एक बार कि सेकेंडरी जो स्पिल ओवर हैं, बेसिकली महँगे क्रूड का स्पिल ओवर क्या निकल कर आता है, क्या महँगाई और तेज़ी से बढ़ती है, क्या इकोनॉमी पर इसका डेंट दिखाई देता है। अगर ऐसा होता है तब आप जो ब्याज दरें हैं उसको बढ़ाने का फैसला कीजिए। तो इस चीज़ को समझने को हमको एक बड़ा जो जी। आउटकम है वो ये समझिए कि सरकार और रिज़र्व बैंक अब दोनों ही ग्रोथ को तवज्जो दे रहे हैं और एक बार ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आगे की परिस्थितियाँ किस तरह से विशाल बदलती हैं। जी, चलिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है 6.6% रहने का अनुमान था। या और पहले और अब में क्या अंतर है? क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 की बात की जाए तो पहले 6.9 था, जिसको अब जो है 6.6 किया गया है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.7 था पहले, जिसको घटाकर 6.3 किया गया है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए पहले अनुमान 7% था, जिसको घटाकर अब 6.5 किया गया है। और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 27 की बात की जाए तो 7.2% का अनुमान था, जिसको अब घटाकर 6.8 किया गया है। ये सीधा विशाल 30 बीपीएस की कटौती है, बड़ी कटौती है जो जी। आरबीआई का अनुमान है कि किस तरह से ग्रोथ आगे बढ़ेगी। और ऐसा रिजर्व बैंक ने तब किया है जबकि रेट्स को आरबीआई ने होल्ड किया है। जी। इसका मतलब रिजर्व बैंक को ये साफ तौर पर लग रहा है कि जो तमाम प्रयास हैं और जो पूरी दुनिया में जिस तरह की हलचल है, जिस तरह से क्रूड महंगा है, वॉर थमी नहीं है, वो असर दिखाई देंगे आर्थिक ग्रोथ पर सीधे तौर पर। ओके। जो 7% प्लस की ग्रोथ की बात थी, आप ये समझिए कि ये जो साल है मौजूदा वित्त वर्ष, इसमें ग्रोथ में डेंट दिखाई देगा। जी, चलिए, अब आरबीआई एमपीसी मीटिंग के अन्य बड़े फैसले जो हैं आए हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। एक तो है कि ग्रोथ का अनुमान घटा है, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। दूसरी बात है सर कि स्टांस को जो है न्यूट्रल रखा है। कहा गया कि महंगाई के बढ़ते जोखिमों के बावजूद एमपीसी ने अपनी नीति का जो रुख है उसको न्यूट्रल यानी तटस्थ जो है बनाए रखने का फैसला किया है। कमेटी जो है स्थिर स्थिति पर जो है नज़र रखते हुए डेटा के आधार पर आगे जो है कदम उठाते हुए नजर आएगी। सर, बिल्कुल। स्टांस को जो न्यूट्रल रखना है इसको कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल, सीधे तौर पर ये समझिए कि आरबीआई पूरी तरह से परिस्थिति को पर क्लोज वॉच रखेगी। क्या ग्लोबल अपडेट हो रही है, क्या किस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, क्या बदलाव आ रहे हैं, उनका असर क्या होगा। जी। ऑयल की सप्लाई की स्थिति क्या होगी, इस पर असर होगा। एलएनजी या जो बाकी के जो नेचुरल गैस है उसकी आवक किस तरह की रहेगी, भारत के एक्सपोर्ट किस तरह से वर्कआउट होंगे और रुपए की स्थिति क्या होगी विशाल। इन तमाम चीज़ों पर रिजर्व बैंक की नज़र होगी और इसीलिए आरबीआई अभी अपने न्यूट्रल स्टैंस पर टिका हुआ है। और आगे आने वाले वक्त में अगर लड़ाई नहीं रुकी, जैसे तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं कि अगर जून इसी तरह से गया जी। इस लड़ाई में और बाकी चीज़ों में, तब जाकर स्थितियां खराब हो सकती हैं। सर, कई रिपोर्ट्स तो हम लोगों ने ये भी डिकोड किया, आपके द्वारा ही डिकोड कराया कि ग्लोबल बिल्कुल। ग्रोथ का जो अनुमान है उसमें बहुत कटौती की गई है, और बिल्कुल। तमाम लोग यूएन से लेकर और तमाम आईएमएफ से लेकर तमाम जितनी भी जो ग्लोबल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रोकरेज हाउस हैं वो इस चिंता को जता रहे हैं। चलिए आगे। बिल्कुल, जो एक आईईए की जो वार्निंग थी जिसको हम एग्जैक्टली लोगों ने सर। डिस्कस किया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर लड़ाई जून में नहीं रुकी रेड जोन। तो एक जो 400 जो मिलियन बैरल
रिलीज़ किए थे आईईए ने, जो उनके जो 32 कंट्रीज़ का एक जो ब्लॉक है, जी। उन्होंने रिलीज़ किया था ऑयल मार्केट में। उसके बाद अगर जो ये लड़ाई नहीं रुकती है तो दुनिया भर के जो ऑयल के रिजर्व हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। और इसके बाद अभी जैसे एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि भारत की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको हर दिन 550 करोड़ का लॉस अभी भी हो रहा है। ओके। ये स्थितियां थोड़ी परेशान करने वाली हैं और इसीलिए आरबीआई भी थोड़ा चिंतित यहाँ पे दिखाई देता है विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और जो महंगाई को लेकर जो चिंता जताई गई है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि हालांकि रिटेल महंगाई अभी भी टारगेट के दायरे में है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और तनाव के कारण जो है फ्यूल और एनर्जी की बढ़ती कीमतें जो है आगे चलकर जो है खुदरा बाजार और आम जनता की जेब पर दबाव डाल सकती है। तो महंगाई को लेकर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, महंगाई न सिर्फ सरकार और रिजर्व बैंक बल्कि आम लोगों का भी इस वक्त का सबसे बड़ा सिरदर्द है। जी। अगर आप बिल्कुल ज़मीनी अगर आप स्थितियों को देखेंगे, शहर बाज़ारों में आप हालात को देखेंगे, तो खाने-पीने की चीज़ों से लेके आवाजाही तक सब कुछ महँगा हुआ है इस बीच में। और ये एक बहुत बड़ी फ़िक्र है जो सरकार के माथे पर भी है, जो रिज़र्व बैंक के माथे पर भी है। और उसके साथ क्लब हो रहा है चूँकि मिडल ईस्ट की क्राइसिस है, उसके साथ एक जो बड़ी मुश्किल जो पैदा हुई है, वो अल नीनो का जी। जो इस साल का जो हम साइकिल देख रहे हैं, वो देश के लिए एक बड़ी समस्या पैदा पैदा कर सकती है चलिए विशाल। सर, अल नीनो की आपने बात कर दी तो सर कमज़ोर मानसून का भी डर है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बिल्कुल, दक्षिण जो मानसून है, यानी साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण-पश्चिम का। हाँ, जी। साउथ वेस्ट मानसून में कमी के अनुमान को लेकर भी चिंता जताई गई है इस एमपीसी में। इसका सीधा असर जो है प्रवीण सर खेती किसानी की जो है पैदावार और तो और ग्रामीण इलाकों में जो है वो जो डिमांड को लेकर जो हम लोग लगातार कंजम्पशन को लेकर कहानी करते बिल्कुल। रहते हैं सर, कि रूरल कंजम्पशन अर्बन कंजम्पशन में जो देखने को मिल रहा है बात, वहाँ पर भी जो है डेंट पड़ता हुआ दिखेगा। तो सर कमज़ोर मानसून कहीं पूरी लुटिया ना डुबा दे? बिल्कुल, ये देखिए जब बुरी ट्रैक्टर का बुरी सेल्स हो बुरी गया सर। बुरी जब चीज़ें होती हैं एक साथ तो कई बार हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये अगर मिडल ईस्ट की मान लीजिए अकेली जंग होती और मॉनसून ठीक होता, जी। तब भी हालात बेहतर होते कि चलो भारत का जो डोमेस्टिक कंज़म्पशन है, उसके लिए जो फार्म प्रोड्यूस है या किसानों की कमाई है, वहाँ चीज़ें आसान बनी रहेंगी। जी। क्योंकि सरकार के ऊपर फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी का बर्डन भी बहुत बड़ा बर्डन है। जी। जो कि 3 लाख करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरकार के लिए भी मुश्किल है, फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत है और उसके साथ क्लब हो जा रहा है कमज़ोर मॉनसून का एक बड़ा जो है खतरा। चलिए सर, लेकिन हालाँकि सर जाते-जाते एक अच्छी बात ये कही गई है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ जो है अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो है प्रदर्शन वो बेहतर है। जीएसटी रेट रैशनलाइज़ेशन और जो है रोज़गार के चलते जो है शहरी क्षेत्रों में जो है कंजम्पशन को जो है सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं, पॉज़िटिव दिखा। लेकिन देखिए अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिज़र्व बैंक की और सरकार की नज़र है, अगर ये लड़ाई प्रोलॉन्ग हुई, हुँ। अगर स्थितियाँ खराब हुई, अगर इन्फ्लेशन पर्सिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दिया लगातार, जी। तो लोगों के कंजम्पशन के पैटर्न में विशाल गिरावट आएगी। ये आप तय मान कर चलिए क्योंकि हम इस चीज़ को पीछे विटनेस कर चुके हैं। जब महँगाई दर 6 सवा 6% जी। पर पहुँच गई, तो कंजम्पशन चाहे रूरल हो या अर्बन, दोनों जगहों पर कंजम्पशन को हमने घटते हुए देखा। चलिए, और वित्त वर्ष 2027 में 5.1% रह सकती है महंगाई दर, ये भी प्रोजेक्शन किया गया। अब कुछ आंकड़े हैं वो भी समझ लीजिए पहले और अब का। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 में पहले अनुमान जताया जा रहा था कि 4% के आसपास महंगाई रहेगी, बिल्कुल। जिसको अब कहा जा रहा है कि 4.2% हो जाएगी। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 27 में 4.2 का अनुमान था, जिसको लेकर कहा गया कि 5.1% हो जाएगा सर। और क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 27 की बात की जाए तो 4.2 से इसको बढ़ाकर 5.9 किया गया है और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 27 के लिए 4.7 से जो अनुमान है उसको बढ़ाकर 5.4 किया गया है। तो अच्छा इजाफा, खासकर मुझे लग रहा है कि अगर इन डेटा को देखा जाए तो क्वार्टर 3 के जो डेटा है वो थोड़े जो है चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि 4.2 से सीधे 5.9 अगर मोटा-मोटी कहा जाए तो 6% के इन्फ्लेशन की बात कही जा रही है सर। तो ये नहीं, बिल्कुल ये जो आरबीआई का जो मैंडेट है 2 से 6% का, उसकी अपर लिमिट की तरफ बढ़ती हुई महँगाई विशाल दिखाई दे। चलिए सर, आप ये तो बात होगी महंगाई को लेकर, बिल्कुल, ग्रोथ को लेकर, लेकिन अब जाते-जाते हमारे और आपके सरोकार की बात, बिल्कुल। यानी जो लोग एफडी करा रहे हैं, उनका क्या होगा? या जिनको जो है नई घर लेना है, कार लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो उनको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये भी हम आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फैसला है, वो मैं ये समझता हूँ हुँ। कि दोनों जो तबके हैं, जो इन्वेस्टर हैं
और जो बोरोवर हैं, जी इन दोनों के लिए अभी फायदेमंद दिखाई दे रहा है। इस तरह फायदेमंद दिखाई दे रहा है कि एक सबसे बड़ा खतरा इस बात का था कि अगर रेट्स हाइक हुए तो सीधे तौर पर बैंकों की जो क्रेडिट डिमांड है उस पर असर आ सकता है। जी दूसरा, लोग जो है वो लोन लेने से, खास तौर पर होम लोन जो बड़े टिकट साइज के होते हैं, वहां पे लोग थोड़ा थम सकते हैं। कॉरपोरेट्स भी कर्ज लेने से हाथ पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अनसर्टेन जी एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो कर्ज की ईएमआई है वो अभी सस्ती ही बनी रहेगी। ये एक बड़ी राहत है, कम से कम अब अगले 2 महीने तक, मान लीजिए, जब तक आरबीआई नए एमपीसी में ना जाए। एमपीसी में नहीं आता। चलिए दूसरी तरफ जो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं उनको ऑलरेडी ऊंचे ब्याज दर मिल रहे हैं। बैंक डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए पहले से अच्छे ब्याज दे रहे हैं। तो यहाँ जो फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं उनके लिए अब ये आप सर्टेनिटी मानिए कि अगले 2 महीने तक ब्याज दरें बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए शॉर्टर पीरियड के लिए या उससे ज़्यादा 1 से 3 साल का पीरियड के लिए, जो हम लोगों ने एक डिस्कस खबर भी भी किया था की थी, कि सर जो बिल्कुल अधिकतर लोग जो हैं अब जो है लंबी अवधि का लंबी जो अवधि के एफडी करा रहे हैं एग्जैक्टली, सर, कि ताकि जो है लॉक इन बिल्कुल किया जा सके ऊंचे ब्याज दरों ब्याज पर दर। चीजों तो को। ये एक सर्टेनिटी है, ये यहाँ आपको अगले 2 महीने तक यहाँ फिक्स रहने वाली है। इसका मतलब है कि जो फिक्स डिपॉजिट पर भी जो ऊंचे ब्याज दर मिल रहे थे वो यथावत रहेंगे। दोनों तरह के तबकों को विशाल यहाँ फायदा तो चलिए, दिखाई कुछ दे अगर रहा है। सरप्लस पैसा बचा हुआ है घर में, तो अगर आपको एफडी कराने का मन है या आरडी कराने का मन है तो एफडी आरडी करा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल, अभी जो है ऊंचे ब्याज दर आपको मिल इनफैक्ट सकते जो हैं। लोन भी लेना चाहते हैं वो भी एग्जैक्टली भले फ्लोटिंग रेट पर आजकल लोन मिलते हैं, लेकिन ये आप समझिए कि अगर आप घर खरीदने वाले हैं और बिल्कुल आप डील करने के इंतजार में है तो ये मौका ठीक 2 है, महीना। क्योंकि इसके बाद जब रेट बढ़ेंगे तो आपकी ईएमआई जाहिर तौर पर बढ़ेगी। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। रेट बढ़ने की जो आपने बात की, तो एक रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था सर, जिसमें कहा गया था कि अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया फिर उसकी भी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर बिल्कुल, अगले एमपीसी में अगर रेट बढ़ेंगे तो मान के चलिए कि अगले एमपीसी में भी फिर जो है रेट कट या नहीं 0.5% का। नहीं देखिए, ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस कितनी जल्दी खत्म होती है। अगर मिडिल ईस्ट की क्राइसिस खत्म हुई विशाल और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया तो हो सकता है कि एक रेट हाइक के बाद आरबीआई फिर उसको होल्ड करे, ओके। क्योंकि सरकार इस वक्त ये चाहती है हम्म। कि किसी भी कीमत पर ग्रोथ का चक्का जो है वो रुकना नहीं चाहिए। कॉरपोरेट से लेकर आम लोग तक जो जो क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल है वो ना रुके, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कार सेल्स हो, चाहे बाकी के आपके पर्सनल गुड्स हों या वाइट गुड्स हों, इनकी बिक्री भी थमे ना। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।